एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस, नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। नरेंद्र मोदी के लिए नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई। वन वंडरफुल मेजॉरिटी, पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। न हम हारे थे न हम हारे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने की दावेदारी आज पेश कर दी। 9 जून की शाम 6 बजे तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, यानी मोदी का हैट्रिक बस तय है। इससे पहले एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना जाना एक तरह से औपचारिकता तो थी, लेकिन इस मीटिंग से जो संदेश सामने आया उसमें मोदी 3.0 को लेकर उठ रही एक आशंका फिलहाल खारिज हो गई है। नरेंद्र मोदी ने एनडीए का मतलब समझाया न्यू इंडिया, डी फॉर डेवलपिंग इंडिया और ए फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, मतलब नया भारत, विकसित भारत, आकांक्षा वाला खुशहाल भारत। मोदी ने इसी मीटिंग में एनडीए के सभी सांसदों और मुख्यमंत्रियों के सामने कहा, ना हम हारे थे ना हारेंगे, लेकिन जीत पचाना हमें आता है। हमारी जीत की कोख से उन्माद पैदा नहीं होता। हारे हुए लोगों का उपहास उड़ाना हमारे संस्कार में नहीं है। ये मैसेज किसके लिए था, ये सब जानते हैं और शायद विपक्ष के लोग सुन भी रहे होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 साल का रोड मैप भी रखा और कहा, जहां कम वहां हम। एनडीए सरकार चलाने के लिए जरूरी बनकर उभरे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने साफ संकेत दिया कि वो मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। ऐसे में आज सवाल पब्लिक का है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 3rd टर्म में गठबंधन की कमजोर सरकार को लेकर सवाल उठा रहे आलोचकों को करारा जवाब दे दिया? विपक्ष की ब्रेकिंग न्यूज से सावधान, फैसले मोदी ही लेंगे, एनडीए का मैसेज क्लियर है। यही है आज सवाल पब्लिक का। नरेंद्र मोदी ने आज बहुत गंभीर बात कही। उन्होंने कहा, सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। साथ ही नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि एनडीए सबसे सफल गठबंधन है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो सरकार चलाने के लिए 2024 का एनडीए सबसे स्टेबल कोalition नजर भी आता है। 2024 में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की 240 सीटें हैं। इससे पहले 2009 में गठबंधन जरूरी था, तब सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की थी जिसके पास 206 सीटें थी। 2009 की मनमोहन सरकार 5 साल चली भी थी। 2004 में सबसे बड़ी पार्टी जब कांग्रेस थी, उसके पास 145 सीटें थी, तब भी मनमोहन सरकार 5 साल चल गई। 1999 में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास 182 सीटें थीं और अटल सरकार ने अपना टर्म पूरा किया 2004 तक। 1998 में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को 182 सीटें थीं, लेकिन तब अटल सरकार 13 महीने में गिर गई थी। 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास 161 सीटें थीं। पहले अटल सरकार बनी जो 13 दिनों में गिर गई, फिर कांग्रेस के सपोर्ट से बनी देवेगौड़ा सरकार करीब 10 महीने चली और गुजराल सरकार करीब 11 महीने चली। 1991 में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को 232 सीटें आई थी और पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 5 साल पूरे किए।
1989 में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को 197 सीटें आई, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में थी। अन्य दलों की मदद से बनी वीपी सिंह सरकार करीब 11 महीने चली और चंद्रशेखर सरकार करीब 8 महीने। 1977 में जनता पार्टी 295 सीटें लेकर आई और पहले मोरारजी देसाई सरकार करीब 2 साल 4 महीने चली, फिर चरण सिंह सरकार करीब 5 महीने चली। यानी कोalition से बनने वाले सरकारों में आंकड़ों के लिहाज से आने वाली मोदी सरकार सबसे मजबूत नजर आती है। इसलिए सुनिए एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। ग्रास रूट लेवल तक सबने मिल करके ये जो काम किया है और उसी ने हमें ऑर्गेनिक अलायंस का सामर्थ्य दिया है। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है और तभी तो जीत आती है। मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र। आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। भाई ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। विपक्ष के अलावा मोदी समर्थक और मोदी विरोधियों को इस बात का इंतजार था कि नीतीश और चंद्रबाबू क्या बोलते हैं। आज इन दोनों ने बोला भी और सारे सस्पेंस खत्म भी कर दिए। सुनिए नायडू और नीतीश ने क्या कहा। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi ji. एनडीए के इस स्पष्ट संदेश के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्ष के दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन में लगातार जुटे दिख रहे हैं। किसी कैंपेन में कहा जा रहा है भारत मोदी के खिलाफ हो चुका है, कभी मोदी, नीतीश और नायडू के मीम बनाकर यह लिखा जा रहा है कि गाड़ी तेरा मेरा भाई चलाएगा। और कांग्रेस अपने नेगेटिव कैंपेन से एनडीए को लेकर आशंकाएं रोज खड़ी कर रही है। सुनिए कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने क्या कहा। एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? पहले था एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी। अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं, अब एनडीए की गारंटी आ गई।
आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, नीतीश नायडू का फुल बैकअप, मोदी को फ्री हैंड, एनडीए में फूट के विपक्ष के मंसूबे क्या धरे के धरे रह गए? ना दबाव से ना तनाव से क्या मोदी 3.0 के मंत्री वही बनेंगे जो मोदी चाहेंगे? मोदी का 10 साल का रोड मैप तैयार, अगले 100 दिनों में कौन कौन से बड़े फैसले होंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अभिषेक झा प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ आज अमीक जमाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी जुड़ रहे हैं, प्रियंका भारती प्रवक्ता आरजेडी की जुड़ रही हैं। और मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला जी को, जो राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। और मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी, ऐसी कौन सी चीज आपको नजर आ रही है जहां आपको ये एनडीए गठबंधन बहुत वीक सा लग रहा है, नायडू और नीतीश डिपेंडेंट लग रहा है? माफ कीजिएगा, बैसाखियां तो आपके पास भी कम नहीं है। इंडिया गठबंधन कितने घटक दलों से बना हुआ है? एनडीए पर तंज कसने के लिए कम से कम कोई औचित्य तो होना चाहिए, खास करके उस दिन जिस दिन सारी घटक दलों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना लीडर मान लिया है और दावा पेश कर दिया है, और राष्ट्रपति ने उन्हें बुला भी लिया है सरकार की स्वेरिंग इन में 9 तारीख को। अब आपको क्या दिक्कत नजर आ रही है? नमस्कार नाविका जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत बधाई दोबारा से। सरकार बनाने जा रहे हैं और बनानी भी चाहिए, उनका संवैधानिक मैंडेट है। लेकिन ये बिल्कुल नायडू डिपेंडेंट या नीतीश डिपेंडेंट सरकार है। कल तक कह रहे थे मैं अकेला सब पर भारी, मैं अकेला सब पर भारी, माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार, वो नहीं हुआ है। हम लोग जब आते थे, अमीक भाई या मैं या प्रियंका, हम लोग कहते थे इंडिया अलायंस, हमारा मजाक भी उड़ाया जाता था, हम लोग सिर्फ इंडिया अलायंस की बात करते थे। हमारा टारगेट 290 का था, हमारा टारगेट हम पहुंचे 232 पे, इनका टारगेट था 400 के ऊपर, ये 292 पर पहुंचे। तो हार किसकी हुई? मोदी जी की गारंटी रिजेक्ट हुई। और अगर मोदी जी दोबारा से 8 बजे टीवी पे आकर नोटबंदी करने की कोशिश की, लॉकडाउन करने की, यही नीतीश जी, यही नायडू जी समर्थन वापस कर देंगे। जहां तक सवाल है मीम का, देखिए हम विपक्ष में, हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार से सवाल पूछे। ये कोई देश विरोधी काम नहीं है। अगर कल ये गठबंधन नहीं बनता, आज बना, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, कल नहीं बनता, कल इसमें दिक्कत आती, सपोर्ट विड्रॉ होता, तो क्या करें? क्या हम इनसे बातचीत ना करें? क्या हम सरकार बनाने की कोशिश ना करें? ये क्यों है कि अमित शाह जी एकनाथ शिंदे को तोड़ते तो वो मास्टर स्ट्रोक, हम करें तो गलत, अमित शाह जी करते तो चाणक्य नीति, हम करें तो वो गांधीगिरी नहीं। हमारा कोशिश है देश को एक स्थिर सरकार देना और स्थिर विपक्ष देना। इस वक्त हम विपक्ष में, अगर मौका मिलेगा सरकार बनाएंगे, आवाम तय करेगी। इसमें मुझे समझ में नहीं आता गलत बात कौन सी है। गलत बात नहीं है। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे दीजिए तहसीन जी को। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि एनडीए की सरकारें 1998 से हैं, तो हम तो 1998 से एनडीए सरकार बोल रहे हैं। तब तो आप लोग एक दूसरे को किस प्रकार से गालियां देते थे। उस समय पर कांग्रेस डीएमके को राजीव गांधी का हत्यारा कहती थी, समाजवादी पार्टी के विषय में क्या कहती थी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। एनडीए 1 की सरकार 2014 में बनी जबकि हमारे पास स्पष्ट बहुमत था। एनडीए 2 की सरकार 2019 में बनी जबकि हमारे पास स्पष्ट बहुमत था। और अब एनडीए 3 की सरकार बन रही है पर फिर भी हम हारे। अरे भारतीय जनता पार्टी को 240 मिले जितना आपके पूरे गठबंधन को नहीं मिला। कांग्रेस लगातार 3 चुनावों से 9900 पार नहीं हो पा रही है। कांग्रेस के तीनों आंकड़े मिला दे तो आज जितना हमको मिला है उतना भी वो पार नहीं कर पा रही है। हमारी 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। हमने ओडिशा, आंध्रा, सिक्किम, अरुणाचल सब जगह स्वीप किया। जहां तेलंगाना और हिमाचल में आपकी सरकार है वहां पर भी स्वीप किया हमने, तो उत्तराखंड वहां पर भी स्वीप किया, परंतु हम हारे हैं। और जहां पर 14 स्टेट्स में कांग्रेस को 0 मिला है, 16 स्टेट्स में उनका वोट शेयर घटा है, वो जीते हैं। हम हार में भी वो ये लोग घमंडी है, हम जीत में भी विनम्र है। परंतु मैं आना चाहता हूं, देखिए इन्होंने एक मीम डाला कि गाड़ी तेरा भाई चलेगा, पर किसकी तस्वीर थी? जय वीरू की। गाना क्या था जय वीरू का? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और इनकी भूमिका क्या है? गब्बर वाली। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, INDIA का फुल फॉर्म क्या है? पवन खेड़ा जी बता रहे थे फुल फॉर्म। INDIA का फुल फॉर्म है इनको नहीं दिया इंडिया ने आंकड़ा। इनको नहीं दिया इंडिया ने आंकड़ा, पर फिर भी ये नाक घुसाने की कोशिश करते हैं। मेरा केवल एक ही सवाल है, अभी LOP बिना इंडिया अलायंस से पूछे अनाउंस कर दिया राहुल गांधी LOP होंगे। अब अमीक जमाई जी का मुंह दिखाइए जरा। पीडीए 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 करने वाले भाई, पीडीए के नाम पे कम से कम LOP को तो पीडीए बना देते, परंतु आपसे पूछा भी नहीं।
भारती जी भी बैठी हुई है, बताइए, बिना पूछे बिना सोचे एक तरफा अनाउंसमेंट डन। उद्धव ठाकरे जी आए थे क्या इंडिया अलायंस की मीटिंग में? हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं आए? और कांग्रेस का चरित्र तो ऐसा है कि सांगली में एक प्रत्याशी को इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया, उद्धव जी के कैंडिडेट को हराकर उसे अपनी पार्टी में ले लिया, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तो तलाक दिल्ली में हो भी गया है। तो किधर है आपका इंडिया? ये अमीक जमाई जी जवाब दीजिए। देखिए, शहजाद का जो बड़बोलापन है, भारत की जनता ने इनसे शुरुआत करके नरेंद्र मोदी जी तक का जो बड़बोलापन था उसको खत्म कर दिया है। शहजाद साहब से मुझे याद है कि ये 400 पार पे बड़ा अडिक्ट थे। फिर जब जनता का मूड देखा तो इन्होंने कहा 370, धारा 370 तो आएगी आएगी। लेकिन देखिए, हमारा सिर्फ ये कहना था कि अहंकार मत पालिए, चाहे शहजाद साहब चाहे आप हो या प्रधानमंत्री जी हो। हम आज भी आपको यही फ्री की सलाह दे रहे हैं, अहंकार पहले बंद कर दो। अगले 1 साल में क्या होगा ना, ये आपको भी नहीं पता होगा। अगले 6 महीने में क्या होगा, कौन सा भूचाल आएगा, ये मैं आज इशारा कर रहा हूं, आपको नहीं पता होगा। दूसरी बात ये कि जो लोग नायडू साहब को और जो लोग नीतीश जी का एनडीए के अलायंस की पॉलिटिक्स जानते हैं, नाविका मैम आपको बिल्कुल याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो इस देश में राजनीतिक कद था, उतना बड़ा उरूज का कद चंद 5-6 नेता हुए होंगे। उनकी सरकार को भी आदरणीय नीतीश जी ने और चंद्रबाबू नायडू ने खूंटी पे टांग दिया था। मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि इन दोनों में एक बात है कि ये दोनों फाशिस्ट नहीं है, और नरेंद्र मोदी फाशिस्ट नेता है। और जो भी एंटी मुस्लिम, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक, नरेंद्र मोदी ने, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे। क्या करने वाले हो प्रोग्राम में हमको बताओ। मोदी जी ने कहा बोला? यूसीसी पर तो जदयू ने बहुत साफ कर दिया है। अमीक जमाई जी फैक्ट चेक। नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, नहीं। और मैं ये बता दूं, आज जब वो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में आए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने सर माथे पर रखा, सर माथे पर वो कॉन्स्टिट्यूशन रखा। और मैं आपको वो तस्वीरें दिखा देती हूँ, आपको तस्वीरें दिखाती हूँ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल में जाकर सर माथे पर कॉन्स्टिट्यूशन रखा। लेकिन आप बिना फैक्ट्स के तो नहीं कह सकते। ये आप पिक्चर्स देखिए कैसे जाकर उन्होंने विनम्रता से अपने देश के संविधान को अपने माथे से लगाया और चूमा। मैं पूछना चाहती हूं अमीक जमाई जी, आप जरूर विपक्ष में हैं, क्रिटिसाइज कीजिए। आप नंबरों की बात कर रहे हैं, 400 से 370 कभी भी नहीं हुआ। जब उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था तब भी ये कहा था 370 बीजेपी की, 400 एनडीए की। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने भी कहा था 80 में से 80 आ जाएगी, एक पे कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, वरना 79 तो आ ही जाएंगी, 80 की कोशिश है। और तेजस्वी जी तो 40 की 40 ला रहे थे। कहां है भाई आपके भी नंबर? कहां है नंबर? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि ये जो आप जो पहुंचे हैं ना, जहां पे आज नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का आंकड़ा है, इस आंकड़े पे इंडिया अलायंस ने, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में आपको पहुंचाया है, तब आज आप झुक रहे हैं भारत के संविधान के सामने। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके कैंडिडेट बोल रहे थे घूम घूम के कि भारत का संविधान खत्म करेंगे, चेंज करेंगे। भारत का संविधान यही जनता मंत्र पे जलाया गया, नहीं जलाया गया था। एक केस जलाने वाले आपकी जमात और बिरादरी के भाई, देख लिया करो जरा, वो जलाने वाले आपकी जमात से आए हुए हैं, जो पुरानी आपकी जमात है वहां से वो निकले हुए हैं। जो जमात जला रही थी संविधान को, वो सारी आपकी जमात से है कि आपको भारत के संविधान बाबा साहब के संविधान के सामने झुकना पड़ा, देना बंद कर दीजिए। अखिलेश जी ने, आदरणीय राहुल जी ने आपको लाके झुकाया है। संविधान की इतनी कदर है तो अपनी बेटी का नाम मीसा रखने वाले ने मीसा क्यों रखा था, जरा उनसे 75 के बारे में पूछ लीजिए। बोला ये नहीं, मेरे गठबंधन पे 5 मिनट बोले, अपने गठबंधन में एलओपी कौन होगा उस पर चुप है। एलओपी कौन होगा वो तो बताओ। पीडीए करने वाले अमित जी, कांग्रेस की इतनी मजबूरी है कि आप पीडीए के नाम पर बोल भी नहीं सकते एलओपी कौन होगा। क्यों है शहजाद पूनावाला? अब आ गई इनकी बेटी, मतलब सीटें कोई जीतेंगे नहीं, देश भर में इनका कहीं आंकड़ा नहीं, पर चीखने चिल्लाने में सब आगे। एक मिनट कौन होगा? कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया एक तरफा। एक मिनट अमित जमाई जी, छोटी बहन प्रियंका जी को भी बोलने दे। प्रियंका भारती जी भी हमारे साथ है। प्रियंका भारती जी,
प्रियंका भारती जी, आज अमीर जमाई कह रहे हैं नीतीश कुमार जी आते भी हैं जाते भी हैं, भाई आपके साथ भी रहे हैं, आप भरोसा कर सकते थे तो नरेंद्र मोदी क्यों ना करें, और आपके साथ रहे तो नीतीश बाबू चचा जान, लेकिन मोदी के साथ चले जाएं तो आपको दिक्कत हो जाती है। जी वो हमारे साथ थे नहीं थे, उसके बावजूद तेजस्वी जी ने उनका सम्मान करना नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं जो माँ बाप का सिखाया हुआ संस्कार होता है। हमने हमेशा उनको चाचा कह के आदर ही किया। अब आते हैं शहजाद पूनावाला जी जो कह रहे थे यूजीसी के वेबसाइट पर कहीं एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम की कोई डिग्री या सब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन जनता ने इनको एंटायर पॉलिटिकल साइंस का लेसन जरूर पढ़ाया है। 224 ऐसे सांसद हैं जो अगर वोटों की संख्या देखी जाए तो नरेंद्र मोदी से आगे हैं। अगर मैं भाजपा की भी गिनती करूं तो 112 सांसद ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी से आगे हैं। तो ये जो अहम ब्रह्मासी वाला अहंकार था, इसको जनता ने चूर चूर किया, चकनाचूर किया। अब मैं बात करती हूं कि हमारा आगे का क्या मुद्दा हो सकता है। अभी बार बार ये कह रहे थे कि नीतीश आपको बड़े प्यारे लगते हैं। अरे भाई, अभी दोस्ती आप दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट देश भूल जाएगा क्या? कैसे वो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में खोट है, और अभी आपको नीतीश कुमार पे बड़ा प्रेम आ रहा है। पीडीए से दिक्कत हो रही है। पिछड़ा दलित जो अल्पसंख्यक है, ये इस देश की 85% आबादी है, इनको इस हिस्से का हक देना होगा। और अभी जितनी मजबूत विपक्ष बनी है, ये मजबूत विपक्ष फोर्स करेगी एनडीए को, क्योंकि ये मोदी 3.0 नहीं है, एनडीए 1.0 है। इसको फोर्स करेगी कि देश में जातिगत जनगणना हो, पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी मिले और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू हो। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। इन्होंने क्योंकि कहा तेजस्वी बड़े संस्कारी है, सुनिए। मेरे को नहीं, उन्होंने काफी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं जरा सुन लो, अब चीखो मत, जंगल राज का परिचय मत दो। रुको रुको, नारिका जी देखिए स्टेटमेंट नहीं जा रहा। आप वो कुछ सुना रहे हैं तो सुन लीजिए। मैं भी आपको बड़ा, हाँ आप भी सुनाइएगा, पर पहले सुन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अब सुनिए। आप कृपा से, और बचपन से ही शोषण। देखिए यही प्रॉब्लम है। पलटू चाचा कहने वाला बयान अभी मैंने तेजस्वी का सुनाया है। और देखिए जो 9वीं फेल है ना, उनको तो कहीं डिग्री कुछ नहीं मिलेगी वेबसाइट पे। पर आप मुझे ये बता दीजिए कि पीडीए करने वाले लोग एलओपी पीडीए होगा कि नहीं होगा, उसका जवाब देने के बदले इधर उधर की बातें करो। और आखिरी बात डीएनए पर तो रेवांत रेड्डी ने कहा था कि कुर्मियों का, मतलब नीतीश जी का डीएनए तेलंगाना के डीएनए से खराब होता है। अब बताइए रेवांत रेड्डी पर क्या स्टैंड है? लगातार बीच में गुंडई और दंगा करने से प्रियंका जी हकीकत नहीं बदलती। जंगल राज को नकारा है बिहार ने। मैं 1 मिनट को लात मारकर दिखा रहा है बिहार ने। अभिषेक झा जी से पूछना चाहती हूं। अभिषेक झा जी, प्रियंका भारती जी का कहना है कि बहुत से सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी से आगे हैं, अपनी बात तो कर नहीं रहे। कितने सांसद बना के लाए हैं? 40 में से 40 जीतने का दावा था। अब गिना दें कितने सांसद आए हैं। दूसरों का मैथमेटिक्स बहुत चेक करते हैं, अपना मैथमेटिक्स चाहे जितना वीक हो। अभिषेक झा जी जवाब दीजिए प्रियंका जी को। नविका जी को मालूम नहीं है, आरजेडी आज भी वोटिंग करूंगा कि बहन प्रियंका थोड़ा धैर्य का परिचय देंगी। बहुत बोल दिया अपनी बारी में, ध्यान से सुन पाएंगे मेरी बात को। देखिए इनकी स्थिति एक ऐसे विद्यार्थी की तरह है जो फेल होता है और फेल होने के बाद कहता है कि उस विद्यार्थी को देखिए, उसने क्लेम किया था कि 95% लाएगा, लेकिन 85% लाया, पास हो गया। हम फेल ही हो गए तो क्या हो गया? देखिए इनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं नाविका जी, वो टोटली बेसलेस होते हैं। तेजस्वी जी के किस आचरण का परिचय देंगे प्रियंका भारती जी? पूरे सदन के अंदर किस तरह का बयान तेजस्वी जी ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी को लेकर दिया था और कितना विवाद हुआ था, यह भी बिहार की जनता ने देखा। आए दिन तेज प्रताप यादव जी हो, इनके एमपी जीते हैं जहानाबाद से, एक महिला है, जनप्रतिनिधि है, उनके विषय में कैसा बयान दिया था, उनके कपड़ों के विषय में सार्वजनिक रूप से कैसा बयान दिया था, वही सबको याद है। और राष्ट्रीय जनता दल कब से आचरण का पाठ पढ़ाने लग गई। राष्ट्रीय जनता दल को नहीं भूलना चाहिए शिल्पी गौतम हत्याकांड, नहीं भूलना चाहिए कैसे एक आईएएस थी, उनकी पत्नी के साथ जो सलूक किया गया वो भी नहीं भूलना चाहिए। उनको थोड़ा शांत कराइए। नरेंद्र मोदी के पैरों में उसी जंगल राज के आचरण का परिचय मत दीजिए, वरना मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। आपकी आवाज मेरी आवाज के सामने दब जाएगी, मैं जानता हूँ उस बात को। अपनी पाली में बोलिएगा, इतना बेचैनी। प्रियंका जी, डिबेट का एक डिसिप्लिन होता है, आप उनको उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपको काउंटर का मौका दूंगी। जी अभिषेक जी, ये सिखाइए, इस तरीका नहीं सीख पाएंगे ना ये लोग, उनकी आदत में शुमार है।
ये मसला ये है कि इनको ऐसा लग रहा था, दिवा स्वप्न देख रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि भाई हमें सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ये सत्ता मिलाप इनकी तरफ से है जो लगातार हो रहा। पहले क्लेम क्या था कि हम इतनी सीटें लाएंगे, सरकार बनाएंगे। फिर क्लेम क्या हुआ कि नहीं नहीं, नीतीश जी हमारी तरफ, नायडू जी हमारी तरफ चले आएंगे, हम सरकार बनाएंगे। एब्रीविएशन बता रहे थे पवन खेड़ा जी, मैं बताता हूं आपको एब्रीविएशन। इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस में पहले ही N फॉर नीतीश बाहर जा चुके, D फॉर दीदी बाहर चली गई थी, A फॉर अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में आंशिक रूप से बाहर ही थे, बच गया था सिर्फ I, वो भी कांग्रेस पार्टी का अहम, और यही ले डूबा। भैया भारतीय जनता पार्टी से क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और जो पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, वो पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बोल रही है, जो पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल का स्कोर कार्ड पूरे बिहार में सबसे बुरा है, कांग्रेस पार्टी से भी बुरा। नाविका जी, हम तो कांग्रेस पार्टी के विषय में बता रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा, जानती है, मैं 4 सीटें जीते हैं, और उनमें भी मैं बता दूं और बाकी जीत जीते हैं हमारी पार्टी से। कैंडिडेट को आयातित किया, तब जाकर ये चुनाव जीते हैं। समझना पड़ेगा इनको। प्रियंका जी, अभिषेक झा जी ने पूरी आपको मैथमेटिक्स समझा दी है, और सवाल आज यही है, आंकड़ों पर इतना घमंड उसको करना चाहिए जिसके आंकड़े ज्यादा आए हों, वही कर सकता है। लेकिन तहसीन पूनावाला, पता नहीं कितनी पार्टियां हैं, 10, 12, 14, 15 जितनी भी पार्टियां हैं, सबको मिला के 234, बीजेपी अकेली 240, और अपने एनडीए के घटक दलों के साथ 303। 10 सेकंड मुझे चाहिए ना, मैं आऊंगी आपके पास प्रियंका जी, बिल्कुल। आप कांग्रेस को 10 सेकंड भी नहीं देंगी, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आ रही हूँ आपके पास, कृपया 1 मिनट। तो तहसीन पूनावाला जी, अगर आप कहते हैं अहंकार बीजेपी में है, तो कांग्रेस में क्या कम है अहंकार? नाविका जी, नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस, इसके पहले ये शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसके पहले शब्दों का सिर्फ ये प्रयोग होता है मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। मैं दोबारा से कह रहा हूं, न नायडू जी न नीतीश जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते अब की बार 400 पर, ये मोदी की गारंटी, इन्होंने कहा था, ये फेल हुए मोदी जी, इनकी गारंटी रिजेक्ट हुई। हम लोग, मैं, अमीक भाई, प्रियंका, हम सिर्फ कहते थे इंडिया अलायंस। 290 का टारगेट था, मैं मान रहा हूं, 230 पे पहुंचे। आप अपने लीडर को सुन लिया करिए, 295 था। ठीक है मैम, 295, 300 का टारगेट कम, 230। मैथमेटिक्स पर ध्यान दीजिए मैम, थोड़ी सी मैं अपनी बात रख दूं। 295 का टारगेट है, 300 का टारगेट का हम 232 पे पहुंचे। इनका 400 का टारगेट था, ये 290 पे पहुंचे। किसका ज्यादा नुकसान हुआ, कौन रिजेक्ट हुआ? और कल हाइपोथेटिकली सुन लीजिए, देखिए तहसीन जी की चालाकी का 10 सेकंड चाहता हूं, 10 सेकंड, आपको 10 सेकंड पे 10 सेकंड, नाविका जी 10 सेकंड। कल चाचा जान अगर इस साइड आ जाएंगे तो सरकार गिरेगी। चाचा जान, चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, चाचा जान का इंतजार चल रहा है। शहजाद पूनावाला जी, मैं तहसीन भाईजान को समझाना चाहता हूं। राहुल जी ने कहा था कि मोदी की 150 नहीं आएगी, मोदी की स्वयं 240 आ गई। तो बता दीजिए कि कितना डिफरेंस था। और कौन कह रहा था कि अब की बार तो 300, कांग्रेस ने तो अपना आंकड़ा 300 दिया था, अरविंद केजरीवाल ने अपना आंकड़ा 300 दिया था। जो 22 सीटें लड़ रहे थे वो 300 का आंकड़ा दे रहे थे। आपको तो खुद कॉन्फिडेंस नहीं था। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं 2 चीजों पर। एक, मुझे बता दीजिए कि एलओपी पर तो कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि एलओपी बनेंगे राहुल गांधी। अब बता दीजिए कांग्रेस तय करेगी या इंडिया अलायंस मीटिंग में तय करेगा? दूसरी बात, आप हमारे चाचा जान, महाजान, भाईजान कौन जाएगा वो छोड़िए, उद्धव भाईजान कहां चले गए भाई? और उद्धव भाईजान को सांगली के विषय में क्या झटका लगा है वो जरा बता के दीजिए। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये अभी पीडीए की बात कर रहे थे, एक विषय है जिसमें मैं 15 सेकंड लेना चाहता हूं। नाविका जी, हमारे ओबीसी परिवार से आने वाले किसान के बेटे अन्नामलाई जी को बकरी के रूप में बताकर उसके गर्दन को काटने का जिहादी स्टाइल कृत्य डीएमके के कार्यकर्ताओं ने किया। ये ओबीसी करने वाले ने इसको एक सेकेंड डीएमके डिनाई करती रहे। ओबीसी करने वाली यहां पर पार्टियां बताए कि जिनके परिवार बकरी चराने का काम करते हैं उसको बकरी दिखाते हुए अखिलेश जी का एक बयान आया डीएमके के ऊपर। सरकार डीएमके ने कहा कि उन्होंने नहीं किया, उनके प्रवक्ता ने कहा कि ये स्पॉन्टेनियस हो गया। उनके मुस्लिम प्रवक्ता है हुसैन या कोई नाम है उनका, मोहम्मद हफीज, उसने कहा है कि ये स्पॉन्टेनियस था, हो गया तो हुआ। अमीक जमाई जी जवाब दीजिए।
ये तो समर्थन ही करेंगे, इनको तो ठीक ही लगता है गर्दन काटना बकरी की। देखिए शहजाद साहब पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है आदरणीय नीतीश जी के साथ नायडू साहब बेटे की गर्दन को काटने का चित्र किया गया। अमीक जमाई मुंह खोलो, अपने आप को बड़े लिबरल, बड़े सेक्युलर, बड़े ओबीसी के समर्थक, अब पूरे देश में सरकार आपकी है, एक वाक्य तो बोलो। अरे सीबीआई लगा के प्रदेश खत्म कर देते हो, सरकारें उड़ा देते हो। कोई तर्क है इन दोनों चीजों का? कोई कनेक्शन है? नहीं सजा दो। सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं? तो आप भी नहीं आ रहे अमीक जमाई जी, लेकिन प्रियंका जी इंतजार कर रही हैं। अब अगर पॉइंट पे नहीं बोलना तो मैं प्रियंका जी के पास जाती हूँ। प्रियंका जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपको हर चीज पर ऑब्जेक्शन है, बताइए। हर चीज पर ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उनको थोड़ा शालीन रहने की जरूरत है, क्योंकि आज नीतीश कुमार जी मोदी जी के पैरों में गिरे थे और ये बेहद ही आपत्तिजनक रहा पूरे बिहार के लिए, शर्मनाक भी था। और जेडीयू को शालीन इसलिए भी रहना चाहिए कि कल को चाचा जी पलट करके इधर आ गए तो इन्हीं को डिफेंड करना पड़ेगा। आज की तस्वीर के सामने आई है कि नरेंद्र लेकर घूम रहे थे गाड़ी में, देखा होगा आपने। तरफ आ गए तो आपको भी उन्हें इज्जत देनी पड़ेगी प्रियंका जी। प्रियंका जी, तो आप भी चाचा जी को कुछ मत कहिए, कल को आपको भी कहना पड़ेगा। अभिषेक झा जी, आज नरेंद्र मोदी दिखा दूं मैं, दिखा दूं किसमें आपको देखेगा कैसे तेजस्वी यादव जी की हार और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जीत। अरे चिल्लाते मनुस्मृति की हार और बाबा अम्बेडकर के संविधान की जीत। परिवारवाद, वंशवाद को संपोषित करना, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना। जी आपको मौका क्यों नहीं देना चाहिए था? राष्ट्रीय जनता दल की महिला नेत्री, आपको मौका मिला नहीं मिला ना, मिलेगा भी। सामाजिक न्याय की बात करते करते फिर परिवार के साथ न्याय होता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि आज प्रधानमंत्री को इनविटेशन मिल गया है राष्ट्रपति भवन से और राष्ट्रपति जी से, और उन्होंने कहा है कि 6 बजे 9 जून को वो अपना शपथ लें और तीसरी बार मोदी हैट्रिक वाली सरकार बनाएं। अब मुझे बताइए, जब ऐसा हो रहा है तो आपके सारे रोने खत्म हो चुके हैं। अब ईवीएम खत्म हो चुका है। आज ईवीएम बचकर बाहर आ गया है। आप लोग कुछ नहीं कह पाए ईवीएम के बारे में, लेकिन ईवीएम के बारे में आपने कितना इस देश में माहौल बनाने की कोशिश की है, ये इस देश के 140 करोड़ लोग जानते हैं। और लोग सवाल पूछ रहे हैं। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, 37 पार्टियां लेकर इंडिया अलायंस मजबूत है, एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, फिर भी कमजोर। कहां से भाई? अमीक जमाई जी, जवाब तो दीजिए। बिल्कुल साफ जवाब है। साफ जवाब ये है, और शहजाद भी जवाब देंगे मिलकर, कि कल नीतीश जी की पार्टी ने, जदयू ने अपनी लाइन बहुत साफ करी है कि उन्हें अग्निवीर खत्म करना पड़ेगा, जो ये अग्निवीर की योजना है। और कहा है कि जो कास्ट सेंसस है देश में, वो नीतीश जी का सबसे पहला प्राइम एजेंडा है। और तीसरी बात, ये जो यूसीसी है, यूसीसी पर रिव्यू की बात बोली है, तो ये जो कांटों का सेज है नरेंद्र जी को, मोदी जी को बहुत मुबारक। और हम देखेंगे अगले 6 महीने में जो कॉमन मिनिमम टर्म का प्रोग्राम है, जो हिंदुत्व वोटर में नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट किया। बिना टोका जो सहरा है वो टोका टाकी के जवाब भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि सवाल इन्होंने पूछे। इंडिया अलायंस अब बिना टोका टाकी के जवाब भी सुनने की हिम्मत रखे, देखिए जवाब ही नहीं देने देंगे। नाविका जी को धैर्य से सुनने का, में कोई झगड़ा नहीं है। नाविका अब धैर्य से अब सुनिए, जवाब दे रहे हैं शहजाद पूनावाला। शहजाद जी, अब मुझे उम्मीद है कि अमीक जमाई कम से कम 72 सेकंड, 72 वैसे इनके लिए अच्छा नंबर है, 72 सेकंड कम से कम चुप रहेंगे। अब मुझे बताइए, कास्ट सेंसस को तो अमित शाह जी ने स्वयं कहा था। अरे 72 से फिर से पढ़ गए, 72 से इतना लगाव क्यों है भाई? 72 सेकंड चुप भी रहा। मैं 72 सेकंड नहीं देती, मैं 60 सेकंड देती हूँ। आपके 60 सेकंड, मैं इनकी चुप्पी 72 सेकंड की मांग रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं 72 सेकंड बोलूंगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इन्होंने कास्ट सेंसस की बात, अमित शाह जी ने, अरे भाई अमित शाह जी ने तो कहा है कास्ट सेंसस का किसी ने विरोध नहीं किया। बिहार में तो कास्ट सर्वे करवाया, कर्नाटका में किसने रोका है भाई? हिमाचल में किसने रोका है? और किसने कास्ट सेंसस 1931 में होता था, 1951 में रुका, और कहा रिजर्वेशन जो है मुझे कतई पसंद नहीं, 1961 के लेटर में छोड़ देते इस विषय को। उन्होंने कहा अग्नि वो स्कीम जो है अग्निवीर की,
अग्निवीर स्कीम हो या कोई भी स्कीम हो, उसकी समीक्षा की बात जेडीयू ने की। समीक्षा हर स्कीम की होती है, परंतु अग्निवीर स्कीम को समर्थन देने का काम मनीष तिवारी ने किया, पत्र लिखकर, लेटर लिखकर, एडिटोरियल लिखकर। अब बताओ, मनीष तिवारी को तो दोनों पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, बताइए आपका स्टैंड क्या है उस पर। और आखिरी बात यूसीसी को लेकर, यूसीसी तो संविधान में संवैधानिक रूप से यूसीसी को समर्थन सभी लोगों ने दिया है, इंक्लूडिंग जेडीयू। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमित जमाई जी, उद्धव सेना ने यूसीसी को समर्थन दिया है, अब बताइए आप 3 तलाक के साथ, यूसीसी के साथ। और आखिरी बात, देखिए बीच में मत बोलिए अमित जी, बार बार लगातार डिस्टर्ब करते हैं आप। मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं अमित जमाई जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अन्ना मलाई के ऊपर जो किया गया कृत्य, उसको आप खंडन करते हैं। आप लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, वो किसान का बेटा है, किसान के बेटे की तलवार से गर्दन काटने का चित्र सामने आया, उसको ये एंडोर्स करते हैं। अरे एक बेटा वो भी तो था, जाट बेटा, एक जाट बेटा था जयंत चौधरी, अच्छा, जिसको आपने कुर्सी नहीं दिया। ओहो, कुर्सी नहीं दी। और अमर सिंह को 2009 में किसने बेइज्जत करके पार्टी से निकाला था, तो उसके बाद में बोल दीजिए बिठा दिया किसने अमर सिंह को निकाला था 2009 की पार्टी से। अरे नाविका जी, आप तो उस समय पर कवर भी कर रही थी वो इवेंट। भगवान 2009 के कौन सी वो पार्टी थी जिसमें अमर सिंह समर्थन लेटर लेकर गए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का। अमित जमाई जी, जयंत चौधरी ने आपसे कुछ कहा है? जयंत चौधरी जी ने आपसे कुछ कहा है? वो अभी मीटिंग करने गए हैं, वो मीटिंग करने गए हैं अमित शाह जी के साथ और नड्डा जी के साथ। आपको बड़ी दर्द हो रही है, लेकिन पब्लिक के कुछ और सवाल। श्याम सिंह का गोंडा उत्तर प्रदेश से सवाल है, क्या इंडी गठबंधन ये गारंटी देती है कि उसके घटक दल पूरे 5 साल उनको छोड़कर एनडीए में नहीं शामिल होंगे, या बस खाली नीतीश जी और नायडू बाबू के पलटने का इंतजार ही करते रहेंगे? कुलदीप गोनियाल का नोएडा से सवाल है, शहजाद भाई, अगर नायडू जी ने गृह और नीतीश जी ने रक्षा मंत्रालय मांग लिया तो अमित शाह और राजनाथ जी का क्या होगा? जवाब दीजिए। अगर मेरी चाची की मूछें हो तो चाचा कहलाएगी। मैं मतलब कि जो बच्चा पैदा हुआ नहीं उसका विश्लेषण करते हुए उसका मुंडन नहीं करवा सकता। और यहाँ पर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री तय करते किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। ये मनमोहन सिंह की सरकार ने कि पत्रकार फोन पर तय करे, ये मनमोहन सिंह की सरकार ने कि 10 जनपद के कमरे में तय हो। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने पहले भी कह दिया है कि ब्रेकिंग न्यूज से ये तय नहीं होगा कि कौन क्या बन रहा है। और जहां तक मेरी खबर है, मुझे ये पता है कि ये बता दिया गया है कि जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के 4 मंत्रालय हैं, और ये मैं अपने दर्शकों को पिछले 2 दिनों से बता रही हूं, 4 मंत्रालय जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी वाले हैं, जिसका मतलब डिफेंस, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर्स, ये किसी को नहीं दिए जाएंगे। ये बीजेपी खुद अपने पास रखेगी और ये घटक दलों में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब दीपक चौबे का यूट्यूब पर सवाल है, कृपया ये बता दें कि फटाफट 8,500 रुपए कब मिलने वाले हैं? ये तहसीन पूनावाला जी आप बताएंगे, 8,500 रुपए पर मंथ कब आएंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने भी ये सवाल पूछा था। जब सरकार आ जाएगी या जो जीएसटी के ड्यूज भुगतान करने वो कर दे सरकार, तो इमीडिएटली आ जाएंगे पैसा। सरकार अगर पैसे नहीं छोड़ेगी, जिस तरह से फिस्कल डेफिसिट किया है सरकार ने, जिस तरह से स्टेट्स के साथ अन्याय किया है, वो बंद कर देगी, तब आ जाएंगे पैसे। सरकार आज सरकार से खटाखट ठकाठक। अब आप देखिए कंडीशन अप्लाई, आपने प्रॉमिस किया था, अब तो सिर्फ लखनऊ नहीं बाकी देश के हिस्सों से भी ऐसे वीडियोस आने लगे हैं। बिल्कुल आने चाहिए। और देखिए जैसे तेजस्वी ने प्रॉमिस किया था सेंसस छोड़िए, पैसा दीजिए, फाइनेंस किसके पास है? सेंसस छोड़िए, पैसा दीजिए जो प्रॉमिस किया है। अरे वो तो ये कैसा सवाल है? जो सरकार में आप उनसे सवाल नहीं पूछे, जो हमारा नहीं, वादा आपका पूरा हम कर। अरे तो सरकार मोदी जी आपके सारे पूरा मोदी करें तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। फिर आप भी एनडीए में चले जाइए ना, फिर आप भी एनडीए में चले जाइए। दरवाजे खुले हैं। विकास सिन्हा का यूट्यूब पर सवाल है, कांग्रेस को नेगेटिव कैंपेन में थोड़ी सफलता मिली है, लेकिन कांग्रेस पॉजिटिव ऑपोजिशन की भूमिका कब निभाएगी? कपूर चंद का जयपुर से सवाल है, मोदी जी अभी भी अकेले सब पर भारी हैं, 37 पार्टियां विरोध में हैं और मिलकर भी उनके बराबर सीट नहीं ला पाए। ये क्यों नहीं बताते आप दुनिया को? बताइए जी प्रियंका जी।
मोदी जी तो सब पर इतने भारी हुए कि किशोरी लाल शर्मा उनसे ज्यादा वोट लेकर के आ गए। बनारस सीट से वो लड़े, लेकिन चंदौली जो बगल का सीट है वहां हार गए। अयोध्या के 5 मंडल के 5 सीट हार गए। राम जी ने कान पकड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का क्या हाल रहा बिहार में? बिहार की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी को क्या मिला बिहार में, जरा बताइए प्रियंका जी। जवाब दे रहे हैं अभिषेक झा। अभिषेक झा जी, इनको मोदी जी की बहुत चिंता है, अपनी कितनी सीटें हारे हैं वो थोड़ा आप याद करा दीजिए। पीएम स्पॉन्सर्ड बाय। देखिए, मैं तो एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं इनके लिए। मैं सच बता रहा हूँ, थोड़ी बहन प्रियंका शांत हो जाएंगी तो इनकी बड़ी उपलब्धि के विषय में बताऊंगा आपको। देखिए, इनकी एक बड़ी उपलब्धि है और मैं सचमुच इनको बधाई देता हूं। हमें नहीं लगा था कि बिहार में ये शून्य के आंकड़े। मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछली बार बिहार की जनता ने इनके हिस्से में बड़ा सा लड्डू दिया था और हनुमान जी का लड्डू था वो। उस लड्डू से निकलकर इनका सफर 4 तक पहुंच गया है। इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि एक उम्मीदवार हमारी पार्टी से निकलकर इनके पार्टी में गए थे और बाकी जगहों पर हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी गलत रही, तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, फायदा इनको हुआ। 23 सीटों में 4 सीट, इतना खराब परफॉर्मेंस, कांग्रेस से भी नीचे। तो इनकी स्थिति बिहार में बद से बदतर है। कोई एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है। एक बार इनको बेनिफिट ऑफ डाउट पिछली बार मिल गया। नाविका जी, आपको याद होगा पिछली बार इनको बेनिफिट ऑफ डाउट बिहार के विधानसभा इलेक्शंस पे मिल गया था, इसलिए सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी है। अब है नहीं, इनके कई एमएलए हमारी तरफ आ चुके हैं, सबको मालूम है। बिल्कुल, और बिहार का चुनाव फिर आने वाला है और बिहार के चुनाव में क्या होने वाला है, अब तो चिंता इसकी है नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे। उनका तो रास्ता सही है, उनको शपथ लेनी है बस आज से 48 घंटे में। और शायद आपको भी इनविटेशन आया होगा प्रियंका जी, अमीक जमाई जी। नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर इतिहास बना देने की मोदी विरोधियों की कोशिश 2 दशकों से चल रही है, लेकिन हर बार नरेंद्र मोदी और मजबूत बनकर उभरे हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी को 272 का आंकड़ा चाहे ना मिला हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का अनुभव और एनडीए की मजबूती ये संकेत दे रही है कि उनकी सरकार मजबूत रहेगी और पूरे 5 साल चलेगी। ऐसे में विपक्ष को चाहिए कि वो नेगेटिव कैंपेनिंग से बाहर आए और देश के असल मुद्दों को लेकर सरकार से वार पलटवार सिर्फ ना करे, देश को आगे बढ़ाने के लिए बात करे, संसद में डिबेट करे। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करती हूं।